हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हम एक और वीडियो लेकर आए हैं जो है समास का विद ट्रिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं समास। समास का तात्पर्य क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब छोटा रूप। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ हो को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, जिसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। तो समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, मतलब छोटा रूप। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई है, तो रसोई के लिए जो घर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रसोई घर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। 6 भेद माने जाते हैं। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु, पांचवा है द्वंद्व और छठवा है बहुब्रीहि समास। समास के कितने भेद हैं? तो समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है और बहुब्रीहि समास होता है। तो आइए पहले हम लोग अव्ययी भाव समास को देखते हैं ट्रिक के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और याद हो जाए। अव्ययी भाव समास, समास का पहला रूप। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अक्सर आप लोग यही परिभाषा देखते हैं तो हमें याद नहीं हो पाता है या एग्जाम में जाकर हम लोग भूल जाते हैं। तो परिभाषा क्या है? जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आइए उसका ट्रिक देखते हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम छप जाए। तो ट्रिक है, शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हुआ हो। जब कोई समास है तो देखिए उसके प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हुआ है कि नहीं, और पहचान वाले जो शब्द है वो भी याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अ है, आ है, अन है, यथा है, प्रति है, प्र है और भर, ये पहचान वाले शब्द है। ये उपसर्ग के रूप में यदि किसी शब्द में जुड़े हुए हैं, शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग के रूप में अगर ये सारे वर्ड जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए कि वह अव्ययी भाव समास है। उदाहरण देखते हैं, जैसे यथाशक्ति, यथा है, आजन्म, आ उपसर्ग जुड़ा है इसमें, प्रतिदिन, प्रति जुड़ा हुआ है उपसर्ग के रूप में, भर पेट, तो भर जुड़ा हुआ है उपसर्ग के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। समझ में आ गया अव्ययी भाव समास? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ट्रिक क्या है? शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हुआ, बस यही याद रख लीजिए। एक लाइन याद रख लीजिए कि अव्ययी भाव समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि शब्दों के प्रारंभ में देखिए उपसर्ग जुड़ा हुआ है अथवा नहीं। पहचान के लिए शब्द भी दिए हुए हैं। अ है, आ है, अन है, यथा है, प्रति है, प्र है, भर है। ये अगर वर्ड जो है, ये शब्द जो है उपसर्ग के रूप में अगर जुड़े हुए हैं तो समझ लीजिए कि वो अव्ययी भाव समास की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। उदाहरण यथाशक्ति, आजन्म, प्रतिदिन, भरपेट आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? परिभाषा देख लेते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद जो पूर्व पद होता है वो अप्रधान होता है। इसी के साथ दोनों पदों के मध्य में कारक का लोप रहता है। तो इस प्रकार के समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास का परिभाषा है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद अप्रधान होता है। मतलब जो पहला पद है वो उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है, पूर्व पद अप्रधान होता है। इसी के साथ दोनों पदों के मध्य में कारक का लोप रहता है। तो इस प्रकार के समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। पहचान है इसका, ट्रिक है, समास विग्रह करने पर को, का, की, के लिए, रा, री, रे, में
से, पे और पर आता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे विद्यालय है तो विद्या का आलय अर्थात विद्या का घर, तो का आया, का आ गया। विद्यालय तो विद्या का आलय या फिर विद्या का घर। अगला है रस भरा, तो रस से भरा, अगर इसका हम लोग समास विग्रह करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो क्या हो जाएगा, रस भरा, तो रस से भरा। इस प्रकार का अगर शब्द आता है तो आप समझ लीजिए कि तत्पुरुष समास है। समास विग्रह करने पर ये सारे वर्ड जो हैं ये आने चाहिए, तो वो तत्पुरुष समास होता है। ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त। गंगा जल, तो गंगा का जल। ये आ गया आपको समझ में। तो तत्पुरुष समास पहचानने का एक ट्रिक है, बस एक लाइन है, याद कर लीजिएगा। समास विग्रह करने पर को, का, की, के, लिए, रा, री, रे, में, से, पे, पर आदि आता है। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कर्मधारय समास। अगला क्या है, कर्मधारय समास है। इसकी परिभाषा देखते हैं। इसमें दो शब्दों में से पहले शब्द का अर्थ एक विशेष गुण से लिया जाता है, इसे कर्मधारय समास कहा जाता है। दो शब्द मिलकर समास बनते हैं, तो पहले शब्द का जो अर्थ होता है एक विशेष गुण लिया हुआ होता है, इसे कर्मधारय समास कहा जाता है। पहचान बता देते हैं। समास के उत्तर पद की विशेषता बताई जाए, उत्तर पद में कैसे का जवाब मिल जाए, वहां कर्मधारय समास होता है। समास के उत्तर पद की विशेषता बताई जाए मतलब पहले पद की पहला पद जो होता है वह विशेषता बताए, और उत्तर पद में कैसे का जवाब मिल जाए, वहां कर्मधारय समास होता है। उदाहरण देख लेते हैं। नील कमल, कैसा कमल, तो नील कमल। हमसे पूछा जा रहा है कमल कैसा है, तो नील है। तो यहाँ पर बोला गया ना कि उत्तर पद में कैसे का जवाब मिल जाए, तो नील कमल तो क्या है, नील जैसा कमल, नील कमल। मृग नयन, कैसा नयन, तो मृग नयन। महाकवि, कैसा कवि, तो महाकवि। काली मिर्च, कैसा मिर्च, तो काली मिर्च। बस यही इसका ट्रिक है कि आपको कैसे का जवाब मिल जाए, वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। और दो शब्द में से पहला शब्द जो होता है एक विशेष गुण लिया होता है। जैसे यहाँ पर है नील कमल, तो जो नील है, कमल तो बहुत प्रकार के होते हैं, सफेद भी होते हैं, गुलाबी भी होते हैं, नीले भी होते हैं। तो यहाँ पर एक विशेष गुण लिया हुआ है। कमल क्या है, एक विशेष गुण लिया हुआ है कि वह नीले रंग का ही है, वह नील कमल है। नयन तो है, लेकिन कैसा नयन है, तो मृग नयन है। तो इस वजह से ये एक विशेष गुण लिया हुआ है। कवि तो है, कवि तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो कैसा कवि है, तो वो महाकवि है। तो ये एक विशेषता लिया हुआ शब्द है। मिर्च तो है, लेकिन कैसा मिर्च है, तो वो काली मिर्च है। इस वजह से यह कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की परिभाषा, इसमें दो शब्दों का संयुक्त रूप बनता है, जिनमें से प्रत्येक स्वतंत्र होता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। अगर आपको यह परिभाषा याद नहीं रहता है तो बस आप इतना जान लीजिए, जिस समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जिस समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और विग्रह करने पर और आए, विग्रह करने पर क्या आता है, और आता है। जिस समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और विग्रह करने पर और आता है, वहां द्वंद्व समास होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग हो और विग्रह करने पर और आए, वहां क्या होता है, वहां द्वंद्व समास होता है। उदाहरण है माता पिता, योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो माता और पिता, योजक चिन्ह को हटाकर हम लोग और लगा सकते हैं। रात दिन, दाल रोटी, छोटा बड़ा, तो ये क्या है, द्वंद्व समास है। जिस समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है वहां पर द्वंद्व समास ही होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास, परिभाषा है, इसमें पूर्व पद संख्यावाचक है, उत्तर पद प्रधान हो तो द्विगु समास कहते हैं। इसको विग्रह करने पर संख्या का बोध होता है। पहचान है, जब हम किसी वर्ड को देखते हैं तो जो समास का पहला शब्द होता है, पहला पद होता है, वह संख्यावाची हो, वह क्या हो, संख्यावाची हो, और समूह का बोध होता हो, ग्रुप का बोध होता हो, ग्रुप की जानकारी हो। समास का पहला शब्द क्या हो, संख्यावाची हो और समूह का बोध होता हो,
वहां क्या होता है, वहां द्विगु समास होता है। वहां क्या होता है, द्विगु समास होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। चौराहा, क्या दिया हुआ है, चौराहा। तो चौ का मतलब क्या हुआ, चौ का मतलब तुमको पता चल गया कि चौ मतलब चार, तो समूह का भी बोध हो रहा है, चार मतलब समूह में है। और पहला पद क्या है, चौ क्या है, मतलब चार संख्यावाची है, तो ये क्या हो गया, ये द्विगु समास है। दूसरा है पंचवटी, पंच मतलब पांच, पांच हुए, तो ये संख्यावाची भी है और समूह का भी बोध करा रहे हैं, तो ये द्विगु समास है। त्रिकोण, त्रिकोण में जो त्रि है, पहला पद देखिए, त्रिकोण में जो त्रि है वो तीन का बोध करा रहा है, संख्यावाची है और समूह का बोध करा रहा है, इस वजह से यह क्या है, यह द्विगु समास है। नवग्रह, नौ, नौ ग्रह कहते हैं ना, नौ ग्रह, तो नौ, नौ क्या है, संख्यावाची है और समूह का भी बोध करा रहा है। चार पाई, चार, चार मतलब चार, पाई तो चार पैर हैं जिसके, तो क्या कर रहा है, चार जो है संख्यावाची शब्द हो गया और समूह का भी बोध करा रहा है, इस वजह से यह क्या हो गया, यह द्विगु समास हो गया। तो द्विगु समास पहचानने का सबसे बेस्ट ट्रिक है कि पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो और समूह का बोध कराता हो, तो वहां द्विगु समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुव्रीहि समास होता है। यह तो हो गया परिभाषा की बात। अगर आपको परिभाषा याद नहीं रहता है या परिभाषा से आप नहीं समझ पाते हैं, बहुव्रीहि समास को नहीं पहचान पाते हैं, तो आइए हम आपको एक ट्रिक देते हैं। बहुव्रीहि समास में अधिकांश, अधिकांश की बात हो रही है, अधिकांश 99% मान के चलिए देवी देवताओं का नाम आता है और दोनों पद किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। देवी देवताओं का नाम किसमें आता है, तो बहुव्रीहि समास में आता है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। ये पहचान एक लाइन का है, याद रख लीजिएगा, हमेशा काम आएगा। उदाहरण देखें, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात क्या है, गणेश जी। हम दो वर्ड मिले हैं, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, तो तीसरे की ओर संकेत कहाँ जा रहा है, मतलब लंबोदर कौन है, गणेश जी हैं, तो तीसरे की ओर संकेत जा रहा है, तो लंबोदर अर्थात गणेश जी, लंबा है जिसका उदर। बहुव्रीहि समास हो गया। दशानन, दस है जिसके आनन, अर्थात कौन, तो सिर्फ एकमात्र रावण, तो दशानन, ये वर्ड जो है दो पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर या वस्त्र, तो पीतांबर कौन है, तो भगवान विष्णु है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। दशानन, दशयानन जिसके रावण। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके शिव। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर या वस्त्र, जैसे कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका श्री गणेश। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव। घनश्याम, घन के समान मतलब बादल के समान श्याम है जो, कृष्ण। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, भगवान विष्णु। तो इस जितने भी उदाहरण हैं सब में देवी देवताओं का नाम आता है और दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। तो याद हो जाएगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समास में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, समास आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आपके दिमाग में छप जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा वीडियो पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।